हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। STL क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। C++ में ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको आना ही चाहिए। ये अगर आपको आती होगी तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत इजीली कर पाएंगे, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप डेटा स्ट्रक्चर की मदद से जब सॉल्व करना चाहते हैं तो STL आपको बने हुए डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। तो STL क्या है, आज के इस लेसन में आप डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान चुके होंगे कि STL क्या होता है और इसका कहाँ यूज़ करना है। बाय द वे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वर्क में भी जो कि C++ में बनते हैं उसमें STL का खासा उपयोग होता है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का क्या मतलब है। तो लाइब्रेरी का मतलब होता है जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस होती हैं लैंग्वेज में, उसका कलेक्शन लाइब्रेरी। अब ये पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस हैं, कुछ क्लासेस हैं, ये लाइब्रेरी। अब जब भी आप C++ के लिए स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई आईडी डाउनलोड करते हैं, कंपाइलर डाउनलोड करते हैं, तो वो सब जब आप सेटअप करते हैं एनवायरनमेंट, उसी समय स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी आपके सिस्टम में आ जाती है। अब ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसी में तो वो सारी क्लासेस होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स बना बना के आप काम करते हैं। जैसे Cout एक ऑब्जेक्ट है, Cin एक ऑब्जेक्ट है, इसका तो आप इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इसके लिए भी तो क्लासेस हैं, इनके लिए जो क्लासेस हैं वो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, और भी ढेर सारी क्लासेस, प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं जो कि लाइब्रेरी में हैं। लेकिन इसके अलावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही एक सब लाइब्रेरी है जिसको हम STL बोल रहे हैं। अब इसमें एक वर्ड और आता है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट क्या है? तो बेसिकली आप कोई फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन में मान लीजिए एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको कोडिंग विंडो पे ले चलता हूँ, वहीं पर चीज़ें समझाता हूँ। आइए। ओके, जैसे आप यहाँ पर कुछ कोड बना रहे हैं, दो नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा है ये पता करने के लिए आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से बनाएंगे? आपने लिखा बिग, जो भी बड़ा नंबर है आप वो रिटर्न कराना चाहते हैं। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, A और B में आ गए, और यदि A बड़ा है B से तो मैं रिटर्न कर दूंगा A की वैल्यू, एल्स रिटर्न कर दूंगा B की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा कोड है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप कभी भी इस फंक्शन को अगर कॉल करते हैं, जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ बिग फंक्शन को, और इसमें पास कर रहा हूँ दो वैल्यूज़, ये जो बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर एंडल लगा लीजिए। चलिए इस कोड को हम रन करके देखते हैं। ये कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है। फर्स्ट इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि आउटपुट में 10 आ रहा है, क्योंकि दोनों में बड़ी वैल्यू 10 है। अगर मैंने यहाँ 15 दिया होता तो यहाँ पर जो आउटपुट आता वो 15 आता। परफेक्ट, बहुत ही सिंपल सा कोड है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ देने की बजाय कोई दूसरे टाइप की वैल्यूज़ देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 10.4 और 1.5 देना चाहता हूँ। अब अगर ऐसा किया तो क्या होगा? ये तो डबल टाइप की वैल्यूज़ हैं। अगर ये फंक्शन चलता भी है तो ये दोनों वैल्यूज़ A और B में जाएंगी, तो ये तो इंट टाइप के हैं, तो इसमें तो डेटा लॉस हो जाएगा। 10.4 बिकम्स 10, 1.5 बिकम्स 1, तो जो रिजल्ट रिटर्न होके आएगा वो तो अलग ही हो जाएगा। ओके, इसको चला के देखा जाए क्या बोलता है हमारा कंपाइलर। तो देखो यहाँ पर दो वार्निंग्स आ रही हैं, हालांकि एरर नहीं है पर वार्निंग दे रहा है। वो वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि आप डबल टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिसीव करने वाले जो वेरिएबल्स हैं वो इंट टाइप के हैं। एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आप इसको रन तो कर ही सकते हो, क्योंकि EXE फाइल तो जनरेट हो गई होगी। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं 15 10 प्रिंट हो रहा है। अब आप देखो यहाँ तो 15 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है 10.4 की जगह, क्योंकि यहाँ पे वो इंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये डबल टाइप के लिए भी वर्क करे तो आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। आप यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हैं डबल, सेम फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो आपने डबल टाइप का कर दिया। अच्छा, कोडिंग में कोई अंतर करेंगे क्या? नहीं, कोडिंग तो एग्जैक्टली सेम रहेगी। सेम कोड लिख रहा हूँ मैं, पर अब ये डबल टाइप का। अब क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, जब आपने पहला वाला वर्जन कॉल किया है तो वो पहला वाला फंक्शन चलेगा, और जब दूसरा वाला फंक्शन कॉल किया है तो उसमें आर्ग्यूमेंट क्योंकि डबल टाइप के, इसलिए दूसरा वाला चलेगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? आपको फंक्शन ओवरलोडिंग भी पता होगी ही। तो यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखो दोनों वर्क कर रहे हैं और परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ,
ज़रूरी तो नहीं है कि मैं यहाँ पे बस इंट या डबल टाइप की वैल्यू ही पास करूँ, कोई और टाइप की वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। मैं दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, यानी नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी डेटा हो सकता है। तो उस केस में मुझे बिग फंक्शन के और भी वर्जन्स बनाने पड़ेंगे। अभी तो मैंने 2 ही वर्जन्स बनाए हैं, पर और भी वर्जन्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि मैं कितने भी वर्जन्स बना लूँ वो लिमिटेड ही रहेगा। 4 बना लोगे, 5 बना लोगे, 10 बना लो, जितने भी, वो फाइनाइट होगा। लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि मैं किसी भी टाइप की वैल्यू पास करूं तो ये बिग फंक्शन मेरे लिए काम करे। यानी ये तो कमाल की चीज़ है ना, अगर ऐसा हो जाए तो। क्योंकि आप फंक्शन ओवरलोडिंग करोगे तो वो तो लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस ही बनाने वाले हो। आप इंट टाइप के लिए बना रहे हो, डबल टाइप के लिए बना रहे हो, और कुछ टाइप के लिए बना लोगे, लेकिन उसके बावजूद मैं स्कोप रखता हूं कि मैं कोई और टाइप की वैल्यू इसमें पास करूं तो वो नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूं किसी भी टाइप की वैल्यू पास करूं और ये फंक्शन चले। इस तरह की प्रोग्रामिंग को जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है C++ में, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कीवर्ड हम यूज करते हैं, टेम्पलेट। तो जो टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप टाइप को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। अब वो कैसे होता है, आइए देखते हैं। आपको पहली बात तो ये कि बहुत सारे वर्जन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही वर्जन बनाओ और आप यहां पर लिखो कीवर्ड टेम्पलेट। ये फंक्शन के ऊपर ही लिख दिया आपने टेम्पलेट, और उसके बाद यहां पर एंगुलर ब्रैकेट में या तो आप लिखो टाइप नेम या फिर लिख सकते हो क्लास, दोनों में से कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो। और उसके बाद आपने एक प्लेस होल्डर बना लिया, जैसे कि मैंने एक्स बना लिया। आप कुछ भी और नाम ले सकते हो, कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है। और यहां पर मैंने कहा कि ये हमेशा इंट नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक्स लिख लिया। यहां पर भी हमेशा इंट नहीं होना चाहिए, और यहां पे भी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हमेशा इंट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, जब प्रोग्राम कंपाइल होगा और कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग करेगा इस फंक्शन कॉल को देखकर, तो वो इसमें किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं उसके हिसाब से एक्स का मतलब कंसिडर करेगा। यानी ये सब कुछ एक एब्स्ट्रैक्शन है कि इंटरनली ये जो वैल्यूज का टाइप है, दैट इज इंट, वो भी एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, और कंपाइलर को पता चल रहा है, ये कंपाइल टाइम पे हो रहा है, कंपाइलर को पता चल रहा है कि एक्स का मतलब इंट माना जाना है। तो वो एक्स की जगह इंट रख के इस फंक्शन का एक वर्जन क्रिएट कर लेगा, ठीक है, और उसको इसके साथ बाइंड कर देगा। जब इस फंक्शन के कॉल को कंपाइलर देखेगा और इसकी बाइंडिंग करना चाहेगा, तो वो देखेगा कि यहां पे किस टाइप की वैल्यू पास हो रही है, डबल टाइप की। तो वो जो डबल है वो एक्स की जगह वो कंसिडर कर लेगा, और सेम फंक्शन में एक्स की जगह डबल रख के एक नया फंक्शन क्रिएट हो गया। मतलब पहले उसने इंट रखा तो एक वर्जन ऑफ डेफिनेशन क्रिएट हो गई, और एक्स की जगह फिर उसने डबल रखा तो एक और वर्जन ऑफ डेफिनेशन क्रिएट हो गई। अगर आपने बिग फंक्शन और कॉल किया और उसमें आपने किसी और ही टाइप की वैल्यूज पास कर दी, तो फिर उसके लिए भी कंपाइलर बिग फंक्शन का एक और वर्जन क्रिएट करेगा और उसमें एक्स की जगह पर वो टाइप रख लेगा। इस तरीके से आपको तो एक ही बार डिफाइन करना पड़ा, आपने एक्स बोल दिया, वो एक्स रिप्लेस हो जाएगा डेटा टाइप से। वो डेटा टाइप फंक्शन कॉल के वक्त जिस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं उससे डिसाइड होगा। गॉट इट? इससे क्या हुआ, आपको एक ही फंक्शन डिफाइन करना पड़ा, और ये टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेट, एक प्रारूप। तो ये एक टेम्पलेट दे दिया, इस टेम्पलेट में एक्स की जगह चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आप देखो ये बढ़िया चलने वाला है। मैंने इसको कंपाइल किया, पहले कोई एरर नहीं है, रन कर रहा हूं, बढ़िया चल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टेम्पलेट, जेनरिक प्रोग्रामिंग। अब ये जैसे आपने फंक्शन के साथ किया ना, क्लास के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लास आप बना रहे हो, लाइक आइटम नाम की क्लास बना रहे हो। आइटम क्लास के अंदर आप कुछ प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हो। सपोज करो आपने इंट टाइप का एक वेरिएबल बना दिया ए, ठीक है। अभी आप कुछ फंक्शंस भी बनाओगे, ठीक है, अभी मैं पूरी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप समझो बात को। ऐसा कुछ मैंने बना लिया। अब क्या होगा, जब भी आप आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये I1 बना लो,
अब I1 के अंदर एक a नाम का वेरिएबल है जो int टाइप का होगा, राइट? पर वो हमेशा int टाइप का ही होगा, मतलब आइटम का ऑब्जेक्ट ऑलवेज int टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। पर मुझे इसको जनरलाइज करना है। अगर मुझे int टाइप की वैल्यू कंटेन नहीं करानी है, फ्लोट टाइप की वैल्यू कंटेन करानी है, तो क्या मैं एक और क्लास बनाऊं? ये नहीं करना है। हम अगर सेम फंक्शनैलिटी है, सेम क्लास है, लेकिन सिर्फ डेटा टाइप में फर्क रखना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं टेम्पलेट का यूज। अगेन टाइप नेम, यहां पर x लिखिए, y लिखिए, जो भी लिखिए, y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिख रहे हो आप, ठीक है? कुछ लोग ज़्यादातर यहाँ पे t लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर है। कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा, लेकिन कैपिटल लिखते हैं थोड़ा हमको रीड करके समझने में आसानी होती है। तो अब यहाँ इंट की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ? t कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब देखो ये फंक्शन जैसा नहीं है। फंक्शन में तो क्या हो रहा था, आर्ग्यूमेंट पास हो रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट के टाइप के हिसाब से प्लेस होल्डर की जगह वो मान लेता था क्या टाइप लेना है। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि टी का मतलब क्या लेना है? तो वो जो ए वेरिएबल बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? तो इसके लिए ना आपको क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम के बीच में एंगुलर ब्रैकेट लगा के टाइप बताना होता है। आपने कहा इंट, तो ये जो टी है उसका मतलब हो जाएगा इंट। ऐसे ही अंदर आप फंक्शंस भी बना सकते हो, जैसे आपने बनाया वॉइड सेट डेटा, और इसमें आप लिख सकते हो टी टाइप की एक वैल्यू हम इसमें रखना चाह रहे हैं और ए के अंदर एक्स की वैल्यू। अब क्या होगा ना, जब आप कॉल करोगे इस फंक्शन को, सेट डेटा को, I1 डॉट सेट डेटा, तो आप यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हो, लेट्स से 3, ठीक? तो 3x में जा रही है, तो t का मतलब पहले ही बता चुके हो इंट, तो पूरी क्लास में जहाँ जहाँ t लिखा है ना उस जगह पर इंट मान लिया जाएगा। पर हो सकता है कि आप आइटम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, इंट ना लेके अब इस बार आप फ्लोट ले लो, और यहाँ पर आपने I2 ले लिया, तो फिर क्या होगा? फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये जो क्लास का डिस्क्रिप्शन है इसमें t की जगह फ्लोट माना जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि प्रिमिटिव टाइप ही लिखना है, कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप भी लिख सकते हो। तो ये है क्लास टेम्पलेट, इसको बोलते हैं क्लास टेम्पलेट। ये है फंक्शन टेम्पलेट, ये है क्लास टेम्पलेट। अब आपको ये समझ में आ गया कि टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, और टेम्पलेट से आप एक जेनरिक प्रोग्रामिंग कर पाते हो, जिससे आप मल्टीपल कोड लिखने की बजाय एक ही बार क्लास या फंक्शन बनाते हो, और टेम्पलेट की मदद से आप उसको पैरामीटर से इंडिपेंडेंट कर देते हो कि कोई भी पैरामीटर के लिए वो वर्क कर जाएगा। अब जब हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कई सारी क्लासेस बनी हुई हैं जो कि टेम्पलेट क्लासेस हैं, जैसे ये टेम्पलेट क्लास है। अब कौन सी टेम्पलेट क्लासेस हैं उनके बारे में समझते हैं। इस कोड को तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में ना बहुत सारी क्लासेस बनी हैं, बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, और ये टेम्पलेट क्लासेस और टेम्पलेट फंक्शंस हैं। तो 3 मेजर चीज़ें STL के अंदर, जितनी भी क्लासेस और फंक्शंस बने हुए हैं ना, इनको हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कंटेनर्स, दूसरी चीज़ है आइटरेटर्स, और तीसरी चीज़ है एल्गोरिथम्स। कई जगह पर एक चौथी चीज़ भी बोलते हैं फंक्टर्स, पर ठीक है अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इतने से समझिए। तो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एरे को पढ़ा होगा, डायनेमिक एरे को पढ़ा होगा, आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, आपने स्टैक क्यू पढ़ा होगा, या आपने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा होगा, हीप पढ़ा होगा, हैश पढ़ा होगा, हैश टेबल, ग्राफ पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे। इनमें से काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इमेजिन करिए कि आपको कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टैक की ज़रूरत है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको इंटरव्यू में है। अब क्या आप स्टैक का पूरा प्रोग्राम पहले बनाएंगे? नहीं ना, अगर वैसा करेंगे तो वो कितना टाइम वेस्टेज होगा। तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, आप स्टैक का ही कोड लिखते रह जाएंगे। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं ना, वो STL के अंदर क्लासेस के रूप में प्री डिफाइंड मौजूद है। इन्हीं को आप कंटेनर्स बोल रहे हो। लाइक कंटेनर, आप इमेजिन करो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो क्लास किसी डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बहुत सारा डेटा कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर में मालूम है, तो लिंक लिस्ट के अंदर हम कई नोड्स क्रिएट करते जाते हैं और कितनी भी वैल्यूज उसमें रख सकते हैं। अगर एक डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट पर बेस्ड है, मतलब एक कंटेनर, एक क्लास बनी है जो लिंक लिस्ट पर बेस्ड है,
तो उस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस लिंक लिस्ट को मैनेज कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के पास ऐसे फंक्शंस होंगे जिसकी मदद से आप उस लिंक लिस्ट में डेटा रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो या और भी कई ऑपरेशंस कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है, इसके अंदर आप कितना भी डेटा रख सकते हो और इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए ये फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह की कई सारी क्लासेस हैं STL के अंदर जिनको हम कंटेनर्स बोल रहे हैं। क्योंकि ये टेम्पलेट क्लासेस हैं तो इनके अंदर आप जब ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे, किसी कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब आप डिसाइड करोगे कि इसमें किस टाइप की वैल्यूज़ रखनी है। क्योंकि देखो, कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रखना है। अब एम्प्लॉय एक क्लास है तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स उनको आप रखना चाह रहे हो किसी कंटेनर में, तो आप STL की इस क्लास को यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये टेम्पलेट की मदद से बनी हुई है। ये एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रख पाएगी। जैसे हमने यहाँ पर जो क्लास बनाई थी, आप बताइए किस टाइप का डेटा इसमें रखना है, ये आपको बताना है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, वैसे ही हम करेंगे। तो ये कंटेनर क्लासेस। अब ये जो कंटेनर क्लासेस है ना, इन कंटेनर के अंदर आप एलिमेंट्स रखते हो। इन एलिमेंट्स को बिना इंटरनल डिटेल जाने कि वो डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज करके डेटा को रख रहा है, आपको उस कंटेनर के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइटरेटर्स का कॉन्सेप्ट। और कई सारे टास्क हमको करने होते हैं, ऑपरेशंस हमको करने होते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हर प्रोजेक्ट में लग रहे होते हैं। जैसे एक कंटेनर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रखी है या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रखी है, या मुझे सॉर्टिंग करनी है, या मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है, कंडीशनली फाइंड करना है। ये वो काम है जो हर किसी प्रोजेक्ट में लग रहे होते हैं। तो आपने एक कंटेनर बना लिया, आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें डेटा रख लिया, उसको एक्सेस आप आइटरेटर की मदद से कर पा रहे हो। अब उसके ऊपर कई सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे उसको सॉर्ट करना है या बहुत कुछ। तो उसके लिए ना प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनको हम एल्गोरिदम्स बोल रहे हैं। ये फंक्शंस आइटरेटर की मदद से कंटेनर को एक्सेस करती हैं। इस वजह से ये फंक्शन किसी भी कंटेनर पे काम कर सकते हैं और किसी भी टाइप के डेटा पे काम कर सकते हैं। इतना जनरलाइज्ड इसको बनाया गया, इसलिए STL पॉपुलर है और इतना यूजफुल है। अब मैं आपको एक और काम की जानकारी देता हूं, क्योंकि एक लेक्चर में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा STL पढ़ लें, या तो फिर वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे कंटेनर के बारे में। तो कौन से कंटेनर्स हैं? 3 तरह के कंटेनर्स होते हैं। एक को बोलते हैं सीक्वेंस कंटेनर्स, दूसरे को हम बोलते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स, तीसरे को हम बोलते हैं कंटेनर अडॉप्टर्स। सीक्वेंस कंटेनर मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से, यहां पर एक क्लास होती है जिसका नाम है एरे। ये अकेली ऐसी क्लास है जिसके अंदर आप फिक्स नंबर ऑफ डेटा रख सकते हो, मतलब वो ग्रोएबल नहीं है। एक बार आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जो साइज मेंशन कर दिया, आप उससे ज़्यादा डेटा इसमें नहीं रख सकते हो। ये क्लास का नाम है, राइट। तो ये एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, फिक्स साइज। एक होती है वेक्टर। वेक्टर क्लास जो है वो डायनेमिक एरे पर बेस्ड है। वेक्टर क्लास सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लास है। वेक्टर क्लास का जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर आपने डेटा स्ट्रक्चर अगर इंप्लीमेंट किया होगा तो आपको पता होगा, उसके अंदर पॉइंटर्स वगैरह होते हैं जो डायनेमिकली उस एरे को मैनेज कर रहे होते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको ग्रो भी करते हैं। अगर साइज़ पूरा फिल हो चुका है और डेटा उसके अंदर रखना है तो अपने आप को इंक्रीज कर लेता है साइज़ उसका, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक एरे। तो ये ग्रोएबल है। एक होता है लिस्ट। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर डबली लिंक लिस्ट पर बेस्ड है। एक होता है फॉरवर्ड लिस्ट, ये सिंगली लिंक लिस्ट पर बेस्ड है। एक होता है डेक। डेक भी डायनेमिक एरे पर बेस्ड है, पर ये एक्चुअल में है डबल एंडेड क्यू। अगर आप जानते हैं डबल एंडेड क्यू क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है इन बातों को समझने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस कंटेनर्स हैं। इनमें सिर्फ एरे क्लास ऐसी है जो रन टाइम पे ग्रो नहीं होगा, रीसाइजेबल नहीं है, बाकी सब ग्रोएबल है। फिर हम देखते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स। एसोसिएटिव कंटेनर्स में हम पढ़ते हैं सेट, हम पढ़ते हैं मैप। सेट के अलावा एक होता है मल्टी सेट, यहीं लिख देता हूँ। मैप के अलावा एक होता है मल्टी मैप। अच्छा, ये दोनों ही जो क्लासेस हैं, सेट और मल्टी सेट, ये बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जबकि मैप और मल्टी मैप रेड ब्लैक ट्री पर बेस्ड है। रेड ब्लैक ट्री एक तरह का बाइनरी सर्च ट्री होता है जो कि बैलेंस्ड हाइट का होता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसके अलावा होते हैं अनऑर्डर्ड सेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो ऑर्डर्ड होता है, उसमें एक ऑर्डर मेंटेन किया जाता है डेटा का, जैसे कि सॉर्टेड ऑर्डर। तो अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड
मल्टी सेट, एक होता है अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मल्टी मैप। ये सारे ही हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। हैश टेबल, ये भी हैश टेबल। अब देखो, मैं ये बोलता हूँ कि STL वैसे तो बिना डेटा स्ट्रक्चर पढ़े भी आप यूज कर ही लोगे, लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि डबली लिंक लिस्ट में क्या अंतर है, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या अंतर है, इनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, बाइनरी सर्च ट्री की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस में इंसर्शन डेटा उसके अंदर रखना एफिशिएंट होता है, किस में उसमें से डेटा डिलीट करना एफिशिएंट होता है, किस में सर्च करना एफिशिएंट होता है। ये आपको पता होगा अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है। और अगर पता होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि देखो, ये क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं इन डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड, आपको इतना याद रखना है। तो आपको पता है कि कब किस सिनेरियो में कौन सी वाली क्लास यूज़ करनी है। भाई सभी कंटेनर क्लासेस हैं, किसी में भी डेटा रखो, लेकिन आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पता होगा अगर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सी क्लास किस सिचुएशन में बेस्ट फिट है। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाता है। बाकी कंटेनर एडाप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैक, क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। तो ये कुछ क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी है। अच्छा, जो कंटेनर एडाप्टर्स है ना, ये किसी ना किसी सीक्वेंस कंटेनर की मदद से ही बन पाते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, और इनमें आइट्रेटर्स यूज़ नहीं होते बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर। उसमें आपको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना अलाउ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा C++ का मानना है। स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, इसमें आइट्रेटर नहीं होते, तो आप इनके सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे स्टैक है, जो टॉप में एलिमेंट है बस आप उसी को एक्सेस कर पाएंगे, लाइकवाइज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइट्रेटर्स की। आइट्रेटर्स, तो आइट्रेटर्स क्या है? आप उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर एक पॉइंटर जैसा सोचो, है तो ये भी इंटरनली क्लासेस वगैरह बनी होंगी, पर क्या होता है ना, आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्शन है। आपको लग रहा है कि एक ही चीज़ है जो किसी भी कंटेनर के, जिसमें किसी भी टाइप का डेटा रखा हुआ, उसके एलिमेंट्स को 1 by 1 एक्सेस करने का एक ब्यूटीफुल तरीका है, लेकिन इंटरनली वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन, यूज़ करना बहुत ईजी है। तो आइट्रेटर्स जो होते हैं ना, वो 5 तरह के होते हैं। अगर रैंडम एक्सेस आइट्रेटर आपको मिलता है, इतना केपेबल है कि कंटेनर के किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर अगर मिलेगा तो वो किसी कंटेनर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए या तो फॉरवर्ड 1 स्टेप एट अ टाइम जाएगा या बैकवर्ड जा सकता है। ठीक है, ऐसा रैंडमली किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकता, पर वो एक एक करके किसी भी एलिमेंट तक पहुंच सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। फॉरवर्ड आइट्रेटर्स में सिर्फ आप एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, रैंडमली तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, बैकवर्ड भी नहीं जा सकते। ठीक है, आउटपुट आइट्रेटर मतलब जिससे कि आप केवल राइटिंग परफॉर्म कर सकते हो, इनपुट आइट्रेटर जिससे केवल रीडिंग परफॉर्म कर सकते हो। पहले दोनों का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। एक्चुअल में जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो ना, ये कंटेनर पे डिपेंड करेगा कि आपको इनमें से कौन सा आइट्रेटर उस कंटेनर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मिल सकता है। कुछ कंटेनर ऐसे हैं जैसे कि वेक्टर, तो वेक्टर एरे पर बेस्ड है। अब याद करो, एरे ऐसा है कि उसमें आप रैंडमली एक्सेस करोगे, एफिशिएंट रहेगा, तो इसके लिए रैंडम एक्सेस आइट्रेटर मिलता है। अब लिस्ट है, तो लिस्ट तो डबली लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेड है, उसमें रैंडम एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, उसमें तो 1 by 1 ही जा सकते हो अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें मिलता है बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर। ऐसे फॉरवर्ड लिस्ट है, वो सिंगली लिंक लिस्ट पर बेस्ड है, तो उसमें केवल फॉरवर्ड आइट्रेटर मिलता है। अब आपको समझ में आया, मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर के नेचर पर ही डिपेंड कर रहा है कौन सा आइट्रेटर मिलेगा। और तीसरी चीज़ होती है एल्गोरिदम, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एल्गोरिदम में बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सॉर्ट फंक्शन है या फाइंड फंक्शन है, या और भी फंक्शंस, आपको मैक्स एलिमेंट करके फंक्शन मिलेगा, और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। अब जैसे अगर इसको हमें थोड़ा सा चला के देखना है, एक आध एग्जाम्पल देखना है, और मेन फंक्शन के अंदर मैं वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। वेक्टर मैंने बोला इसमें इन टाइप की वैल्यू रखनी है एंड v1, और बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने इसमें रखा 20, इसमें रख दिया 50, इसमें रख दिया 10, इसमें रख दिया 30, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ रख दी। ऑब्वियस ही बात है कि इसके लिए मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, ऊपर करता हूँ मैं इंक्लूड, यहाँ ना करके ऊपर जहाँ लिख रहा था ना, यहीं पे इंक्लूड करता हूँ। हैश इंक्लूड वेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, वेक्टर हेडर को। ठीक है, अब वेक्टर के एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, बहुत आराम से आइट्रेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हो। आप लिखते हो वेक्टर इंट स्कोप रेजोल्यूशन आइट्रेटर और IT।
अब आप समझ रहे हो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर क्लास के अंदर एक आइटरेटर क्लास होगी, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इतना ही है। अब ये तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ये स्पेसिफाई करने के लिए कि इसमें इंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब आप इस आइटरेटर की मदद से कैसे एक्सेस करोगे। इस आइटरेटर को आप एक पॉइंटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे मैंने फॉर लूप लगाया, इसमें IT के अंदर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन होता है बिगिन। ये बिगिन रिटर्न करके दे रहा है, आप ऐसे सोचो कि पहले एलिमेंट को पॉइंट करता हुआ एड्रेस रिटर्न कर रहा है, पहले एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न कर रहा है जो IT में जा रहा है, क्योंकि IT को आप एक पॉइंटर की तरह ट्रीट कर रहे हो। और फिर यहाँ पर IT नॉट इक्वल टू v1 डॉट एंड लिख दिया, ठीक है। तो एंड तक जाना है और IT प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं। जैसे पॉइंटर में डी रेफरेंसिंग करते हैं ना, वैसे ही आप डी रेफरेंसिंग करके वैल्यूज़ को प्रिंट कराओ और हर दो वैल्यू के बीच में स्पेस आ जाए। एट लास्ट आप लाइन चेंज करा दो। आप देख सकते हो 20, 50, 10, 30 इस तरीके से एक्सेस कर रहे हो। अब ना वेक्टर क्लास को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा और क्या क्या फंक्शन है। जैसे हमने बिगिन और एंड देखा ना, ऐसे और भी कई फंक्शन है। कुछ फंक्शंस की मदद से आप वेक्टर में डेटा रख पाते हो, निकाल पाते हो, डिलीट कर पाते हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। हर क्लास के बारे में आपको समझना है कि किस में क्या क्या फंक्शंस है, उनसे क्या होता है। पर ये बहुत ईजी है, एक बार जब आप पढ़ोगे और थोड़ा एक दो प्रोग्राम बनाओगे ना, तो आपको सब समझ में आता जाएगा। और याद रखना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत प्रोफेशनली स्टैंडर्ड तरीके से इसको बनाया गया है, तो आपके लिए याद रखना बहुत इजी हो जाएगा जब आप एक बार उसको गो थ्रू करोगे। तो ये देखो, आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही कर पाएंगे हम कि STL क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। टेम्पलेट का मतलब क्या है वो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। ये कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं क्लासेस, ये मैंने आपको बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइटरेटर्स कितने तरह के होते हैं, आइटरेटर की मदद से एक्सेस कैसे किया जाता है, और एल्गोरिदम्स बहुत सारी हैं। ये तो मैंने 3 ही नाम लिखे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये मैक्स एलिमेंट एक्चुअल में मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट है, और भी हैं, सबके नाम तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एक आइडिया लग गया है STL क्या होता है, और अब आप इसको सीख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगता है इस तरह के कॉन्टेंट से आपको हेल्प मिलती है तो। थैंक यू, गुड बाय।